नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके टॉपिक वाइज लिए गए हैं। दोस्तों, जो आज हमने टॉपिक लिया है ये डीसी जनरेटर से संबंधित इनके प्रश्नों को हमने लिया है। दोस्तों, हमने डीसी जनरेटर को ऑलरेडी पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन उसमें हमने डिटेल से बात नहीं की थी, इसलिए हम डीसी जनरेटर को फिर से पढ़ा रहे हैं ताकि इसमें आपको डिटेल से समझा सकें और पूरी जानकारी इन प्रश्नों के माध्यम से आपको दे सकें। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं आता डीसी जनरेटर के बारे में तो इस सीरीज को निरंतर फॉलो करते रहना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दिन आप ऐसे पाएंगे कि आप मान लो डीसी जनरेटर के लिए आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर दोस्तों आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक इसे शेयर करें। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा ये प्रश्न लिए गए हैं जो कि डीसी जनरेटर से संबंधित हैं। चलिए हम इन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डेड डैश और डेड डैश हानियों के सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। किसे स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, जिसका चुंबकीय और यांत्रिक हानियों के सामूहिक रूप से स्ट्रे हानि के रूप में जाना जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे फिर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों, चुंबकीय और यांत्रिक हानियों के सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। चुंबकीय हानियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, भावर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख लीजिए, जो कि दोस्तों दिया गया नीटा बी मैक्सिमम एक इसकी घाते 1.6 FV वाट होता है। भावर धारा हानि का फार्मूला इसी प्रकार आप देख लीजिए, जो कि दोस्तों इसे आप याद कर लीजिए, यहाँ से आपके सवाल भी बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिलिकॉन स्टील का उपयोग डेड डैश हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि शैथिल हानियों को कम करने के लिए इसे उपयोग करते हैं हम। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सिलिकॉन स्टील का उपयोग शैथिल हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। स्टील में सिलिकॉन की मात्रा अति निम्न होती है, लेकिन सिलिकॉन के कारण ही फ्लक्स घनत्व तो कम हो जाता है, जिसके कारण शैथिल हानियाँ कम होगी। चलिए, जैसे कि इसका फार्मूला भी हमने आपको बता दिया, इसे आप याद जरूर रखें। और दोस्तों इसमें संगठन सिलिकॉन स्टील में जो होता है, सिलिकॉन और आयरन मिलकर इसे बनाया जाता है। जैसे कि सिलिकॉन की मात्रा देख लीजिए, जो कि 0.5 से लेकर 5% और 99.5 से लेकर 95% तक इसमें आयरन रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपातिक होता है। दोस्तों आपको बताना है डीसी जनरेटर में वायु हानि किसके समानुपातिक होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि वायु हानि प्रोपोर्शनल n² होता है, जहाँ की n बराबर आर्मेचर की गति, ये इसका मान दिया गया है। n बराबर जहाँ आपका आर्मेचर की गति को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपका सवाल है, जो कि दोस्तों अगर आपको आता है तो वीडियो को वहीं पर रोक कर रफ और पेन उठाइए, ये पहले सवाल अपने आप करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, लैंप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इससे 100 वोल्ट और 50 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? जैसा कि दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर जो उत्तर निकल कर इतना आ जाएगा, लेकिन चलिए हम आपको डिटेल से बात करते हैं इसमें। जो कि दोस्तों यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है, जो कि
यहाँ पर ये सारे मान दिए गए हैं, जैसे कि वाट बराबर दिए गए, वोल्टेज दिया गया है, प्रतिरोध दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों शंट का प्रतिरोध देख सकते हैं 50 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध देख सकते हैं, और लैंप की रेटिंग जो देख सकते हैं एक 40 वाट और 100 वोल्ट के दिए गए हैं, और लैंपों की संख्या यहाँ पर 60 दी गई है, जो कि हमने आपको अभी बताया। दोस्तों पहले तो हम इनका प्रतिरोध निकालेंगे, जो कि प्रतिरोध R बराबर V² होता है। V का मान रखेंगे 100 × 100 अपान पी का मान 40 रख देंगे, जो कि इससे भाग दे देंगे तो 250 आपका ओम आ जाएगा। दोस्तों इसमें हम आपको इसलिए इस प्रकार समझा रहे हैं ताकि आपको मान लो समझ में आ सके। और दोस्तों यहाँ पर लिखते नहीं बनता नहीं, आपको वहीं पर मैं आपको डायरेक्ट इसका थोड़े से ही कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर कर देता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोबाइल में हाथ से लिखना पड़ता, थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए दोस्तों मैं इसी स्लाइड के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्येक लैंप को समांतर में जोड़ेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ेंगे तो समांतर में देख सकते हैं इसका फार्मूला समांतर में इस प्रकार का होता है। इस फार्मूला को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर पूरा मान यहाँ पर R का मान यहाँ पर रखेंगे, जो कि यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर 1/R बराबर 60/250 आएगा। फिर दोस्तों R यानी R बराबर आ जाएगा आपका, आप इसे भाग देंगे तो आपका यहाँ पर कट के आ जाएगा 4.16 ओम आ जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपको लाइन लोड धारा जो कि निकालनी है, I बराबर V/R होता है। यहाँ पर V का मान 100 रखेंगे, R जो हमने अभी निकाला इसको मान रख के भाग दे देंगे, आपका 24 आ जाएगा। फिर शंट द्वारा प्रवाहित धारा, यहाँ पर दोस्तों शंट द्वारा प्रवाहित धारा निकालेंगे, I बराबर V/R। शंट का प्रतिरोध रखेंगे तो फिर V का मान 100 दिया है, शंट का प्रतिरोध 50 है, तो इसे भाग दे देंगे, आपका 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों आर्मेचर धारा यहाँ पर निकालेंगे तो आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा और शंट धारा दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 26 एम्पियर आ जाएगा। दोस्तों आपको इस प्रकार हल करना है, कुछ आपका लास्ट में इतना आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों 26 एम्पियर होगा। आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, जो कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियां हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्मेचर ताम्र हानियां, ये परिवर्ती हानियां होती हैं। चलिए हम इसके हानियों के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। आर्मेचर ताम्र हानियां जो हैं परिवर्तनीय हानियां होती हैं, और ये हानियां लोड परिवर्तन के साथ बदलती रहती हैं। आर्मेचर हानि बराबर फार्मूला होता है आर्मेचर यानी धारा I² इंटू प्रतिरोध, जहाँ की RA बराबर आर्मेचर प्रतिरोध और IA बराबर आर्मेचर धारा को प्रदर्शित करता है। इसका फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं चल लव प्रकार के मीटर में कुंडली में डेड डैश होती है। कुंडली में आपकी क्या होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर चल लौह उपयंत्र यानी इसके अंतर्गत जो है एमीटर, वोल्ट मीटर, DC तथा AC दोनों ही विद्युत सप्लाई में इनका प्रयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों ये AC और DC दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। AC वाला अलग होता है, DC वाले अलग होते हैं। और जैसे कि चल लौह प्रकार के उपयंत्रों में वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है, और इस यंत्र का पैमाना समरूप नहीं होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे डेड डैश कहा जाता है। सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा उसे जनरेटर कहते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर जनरेटर की कार्य प्रणाली के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि वह विद्युत मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे जनरेटर कहा जाता है। यह फैराडे के दाहिने हाथ के नियम पर कार्य करता है। और जो यहाँ पर और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि वह विद्युत मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है DC मोटर कहलाती है। यानी दोस्तों आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे तो वो मोटर होती है। यह फैराडे के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है मोटर जो है।
और जनरेटर जो है दाएं हाथ का नियम पर कार्य करता है। यहाँ पर सिंपल सा ऐसे याद करिए, जनरेटर को आप कैसे स्टार्ट करते हैं, दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर दाएं हाथ का नियम लगेगा, और मोटर को तो आपको याद रखेंगे ही, जो कि बाएं हाथ का नियम इसमें लगता है। अगला प्रश्न आपका जो कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टिक पहले से लगे हुए हैं इस बुक में, जो कि हम आपको बता रहे हैं। चलिए, डीसी जनरेटर की आधारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए सही तरीके का चयन करें। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, E0/IF इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों डीसी जनरेटर की नो लोड अभिलक्षण, चुंबकीय अभिलक्षण अथवा ओपन सर्किट अभिलक्षण नो लोड पर आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी दोस्तों E0 जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा क्षेत्र धारा यानी फील्ड धारा के बीच खींचा जाता है, जो कि इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। चलिए, यह अभिलक्षण सभी मशीनों के लिए समान होता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं। सीरीज यानी सीरीज कुंडली जनरेटर, श्रृंखला कुंडलित जनरेटर, शंट जनरेटर और यौगिक पिंड जनरेटर डैश डैश डीसी जनरेटर के उदाहरण हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि सेल्फ एक्साइटेड यानी स्व उत्तेजित जनरेटर होते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर का उदाहरण है। और हम स्व उत्तेजित जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि जिन जनरेटर में फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। आप अच्छे से इन सवालों को समझें और इन प्रश्नों को अच्छे से आप 1 से 2 बार जरूर देखें, तभी आपको ये प्रश्न रट जाएंगे। दोस्तों हम इसमें सभी टॉपिक को इतना डिटेल से देखेंगे जो कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध के साथ कार्यशील है, उसका पास ईएमएफ क्या होगा। राइट आंसर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि E/V-IR इसका फार्मूला ये होता है। और दोस्तों अगर मोटर होती तो यहीं पर आपका, मान लो मोटर में जो होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं माइनस होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया है। मोटर के लिए आपका फार्मूला E/V-IR होता है, जो जहाँ की आपका E बराबर पश्च विद्युत वाहक बल और V बराबर वोल्टेज और I बराबर आर्मेचर धारा को प्रदर्शित करता है, R बराबर आर्मेचर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपका जनरेटर होता है तो वहाँ पर आपका प्लस लग जाता है, यही इतना ही खाली अंतर रहता है, बाकी और कोई अंतर नहीं रहता। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि डीसी जनरेटर के लिए यदि स्थिर हानिय चर हानिय के तुल्य हो तो जनरेटर की दक्षता होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि अधिकतम होगी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी, वहीं पर से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसकी डिटेल से जानकारी देख लेते हैं, जो कि दोस्तों डीसी जनरेटर के यदि स्थिर हानिय चर हानिय के तुल्य हो तो जनरेटर की दक्षता अधिकतम होगी। जैसे कि दक्षता का फार्मूला देख सकते हैं। दक्षता के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस होता है। जैसा कि कॉपर हानि लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे वेरिएबल लॉस कहा जाता है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नियत हानि या लव हानि हमेशा स्थिर बनी रहती है। चलिए, ये सारी जानकारी आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, जो कि दोस्तों इन पॉइंटों से आपके सवाल बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मान लो ये प्रश्न ही पूछे जाएं, इनके जो ये पॉइंट बन रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों एक भी प्रश्न आपका सिंगल सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं डिटेल से। तो चलिए अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के क्षेत्र कुंडलन बनी होती है, यानी फील्ड किसकी बनी होती है।
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि ताम्र से बनी होती है, जो कि आप सभी को पता होगा। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के, फील्ड वाइंडिंग ताम्र से बनी होती है। क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग स्टेटर के आंतरिक भाग में लगे पोल्स के ऊपर स्थापित किया जाता है, जो कि सुपर एनेमल कॉपर का होता है। अगला पॉइंट, क्षेत्र कुंडलन बनाने में प्रयुक्त तार की मोटाई डीसी जनरेटर प्रकार पर निर्भर करता है। क्षेत्र कुंडलन को उत्तेजन कुंडलन भी कहते हैं, जो कि आपको ये जानना पूरा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपके बनेंगे दोस्तों, जो कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम आ रहा है। यहाँ से दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगर आप यहाँ से पूरी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो कोई भी आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, डीसी जनरेटर पर लव हानि के प्रभाव से होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दक्षता की हानि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम इसकी डिटेल से बात करें, जैसे कि डीसी जनरेटर में लव हानि का प्रभाव दक्षता से है, यानी लॉसेस ऑफ इफिशियंसी से है, यानी हानि बढ़ने से किसी भी मशीन की दक्षता कम हो जाती है। दक्षता का फार्मूला देख सकते हैं, इनपुट माइनस हानि अपान इनपुट, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्रुव यानी पोल फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनरेटर की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, जो कि दोगुना हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे दिया गया डीसी शंट जनरेटर हेतु देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, विद्युत वाहक बल बराबर फार्मूला होता है P5Zn अपान 60A, इसका फार्मूला होता है, जहाँ की फाई कांस्टेंट रखा जाता है। प्रश्न अनुसार इस प्रकार इसका देख सकते हैं, इसका एक और फार्मूला जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे, जो कि यहाँ पर चाल दुगनी होने पर विद्युत वाहक बल का मान दुगना हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि दोस्तों आपको सिंपल सा अंतर यह होता है, अगर एसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर है, एसी और डीसी का पता करना है तो डीसी में आपका कम्यूटेटर लगा होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर किस में कम्यूटेटर दिया गया है। कम्यूटेटर जिसमें लगा हो वो डीसी होता है, और जिसमें स्लिप रिंग लगी होती है वो एसी होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग यानी सर्पी वलय होते हैं, और जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग की सहायता से क्षेत्र को उत्तेजन हेतु डीसी सप्लाई दी जाती है। और बात करें डीसी जनरेटर में, कम्यूटेटर का कार्य आर्मेचर चालक में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना होता है। सिंपल सा याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं। क्यों पटलित करते हैं? राइट आंसर, जैसा कि दोस्तों आपका यहाँ पर भार धारा हानियों को कम करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। भार धारा हानियों को कम करने के लिए करते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों भार धारा हानि का फार्मूला हमने पहले आपको बता दिया है, फिर से एक बार बता देते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर को पटलित करने से भार धारा हानियों को कम किया जाता है। अगला पॉइंट है, भार धारा हानि क्रोड में उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स घनत्व वर्ग के समानुपाती होती है, और भार धारा हानि प्रदाय वोल्टता की आवृत्ति एफ के वर्ग के समानुपाती होता है। और भार धारा हानि लव हानि या पत्ती क्रोड की मोटाई और मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है, जो कि आपको ये सारे पॉइंट जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, आपके यहीं से सवाल बनेंगे। चलिए दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने 16 प्रश्नों की किया। काफ़ी डिटेल से इन प्रश्नों को हमने जाना। दोस्तों ये इस तरह की सीरीज रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपका नज़दीक एग्ज़ाम है तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना कर रखा है, जो कि दोस्तों हमने एक ही वीडियो में 150 प्रश्नों को कवर किया है। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका
40 वीडियो हैं, वो सारी अगर आप वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई एक सिंगल सा भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। अगर एक भी सिंगल सा भी बाहर प्रश्न चला जाए तो आप दिखा देना कि यहाँ से बाहर प्रश्न चला गया। अगर आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर हमने वीडियो बनाया है। सिंपल सा दोस्तों, आपको के एग्जाम फाइट सर्च करना है, यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, जो कि वीडियो काफ़ी सारी बन रखी हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में आ जाना है। दोस्तों ये वाली वीडियो आपको ज़रूर पूरी देख लेना। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो आप बता देना। हमने पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में, मान लो एक वीडियो में सारे टॉपिक, जितने टॉपिक 40 टॉपिक जितने होते हैं, एक ही वीडियो हमने 150 प्रश्नों को लेकर एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को कवर किया है। इस तरह सारे वीडियो में हमने प्रश्नों को कवर किया है, जो कि हम आपको एक बार दिखा देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी हमने वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप बाहर चले जाएंगे। चलिए, अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ जाता है तो ये सारी वीडियो आप ज़रूर देख लें, जो कि दोस्तों हमने एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर किया है। इस तरह सारी वीडियो में हमने सारे टॉपिक को कई बार कवर किया है, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमने कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, और जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले हमने कवर कर दिया है, जो कि शुरुआत की वीडियो में। फिर दोस्तों उन टॉपिक से हमने प्रश्नों को नहीं लिया है। अगर आप इस तरह देखेंगे, अगर शुरुआत से आप देखेंगे तो आपका वहाँ से पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इतना ही बताना था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वहीं से पढ़ना है तो सिर्फ वहीं से भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।